हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर इकोनॉमिक्स की पहली क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें हम देखते हैं जो इंग्लिश का इकोनॉमिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के इकोनोमोस या इकोनोमिया शब्द से बना है। मतलब ग्रीक भाषा में पहले ये शब्द चलते थे, उससे ही इंग्लिश का इकोनॉमिक शब्द बनाया गया है। अब इसके हम टुकड़े करते हैं तो जो इको होता है उसका अर्थ है घर, और जो नोमोस है उसका अर्थ होता है कानून, यानी कि घर का कानून। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक घर में कोई परिवार अपना जो वित्त प्रबंध करता है वो किन नियमों के आधार पर करता है, मतलब कौन से नियम है जिनके आधार पर वो अपना प्रबंध करता है, तो वही नियम क्या होते हैं, अर्थशास्त्र होते हैं। तो इसको हम देखें, जिसका अर्थ है वह जो एक परिवार का प्रबंध करता है, यानी कि जो परिवार का प्रबंध करता है वो कौन है, अर्थशास्त्र है। जिस प्रकार एक परिवार अपनी सीमित आय से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है ना, तो अब अपनी सीमित आय से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई ना कोई तो वो नियम अपनाता ही है। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व अपनी सीमित आय से आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस नियम को प्रयोग में लेता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो जो बात परिवार पर लागू होती है वही पूरे विश्व पर होगी। फिर आगे देखते हैं, जो अर्थशास्त्र शब्द है हिंदी का, उसको हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का है अध्ययन, तो इसको हम बोल सकते हैं धन का अध्ययन। ये इसका एक शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है, अब अपने जो भारतीय विद्वान थे पुराने, उन्होंने धन के संबंध में कुछ अपनी बातें बोली हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य चाणक्य बोलते हैं जिनको, उन्हें अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि धर्म, सदाचार और आनंद धन से ही मिलता है। और शुक्राचार्य ने बताया मनुष्यों को पवित्रता, संतोष और मुक्ति धन से ही मिलती है, यानी कि धन को काफ़ी महत्व दिया गया है। अब हम ये सोचें कि जो कौटिल्य हैं चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिख दी, फिर भी हम अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य को क्यों नहीं मानते और एडम स्मिथ को क्यों मानते हैं? तो इसका कारण ये है कि जो कौटिल्य है उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी, उसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन उसके अंदर अधिकतर राजनीति का ज्ञान था, प्रशासन से संबंधित ज्ञान था, यानी कि एक ये मिलीजुली किताब थी जिसमें सभी विषयों का नॉलेज था। लेकिन ये जो एडम स्मिथ हैं, इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इस पुस्तक में जो अर्थशास्त्र के जो भी नियम हैं उनको एक सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ, और उसी समय इन्होंने प्रतिष्ठित विचारधारा की स्थापना की। जो हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र की क्लासिकल थ्योरीज़ वगैरह, तो इस विचारधारा का जो संस्थापक है वो एडम स्मिथ को ही माना जाता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी एडम स्मिथ को ही माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण, क्योंकि हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं, तो इनको हमें अच्छे से देखना है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, एकदम थ्योरी है, तो इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो अब इसमें देखते हैं कि शुरू में जो क्लासिकल अर्थशास्त्री आए, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन से संबंधित बताया, यानी कि उन्होंने जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी वो धन से संबंधित थी। उसमें कौन कौन से आते हैं, एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, जेबिसे, एफ.ए. वॉकर, जे.एस. मिल, सीनियर, जेवेंस, मतलब जो भी क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं लगभग उन्होंने सभी ने
अर्थशास्त्र को धन से संबंधित बताया। फिर बाद में क्लासिकल अर्थशास्त्री आए, जैसे मार्शल पिगू, कैनन, एली, बेवरीज। इन्होंने इस धन संबंधी परिभाषा की आलोचना की और अर्थशास्त्र की नई परिभाषा दी जो कि मानव कल्याण से संबंधित थी। फिर उसके बाद ये आए अपने रॉबिन्सन। इन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्लभता से संबंधित बताया या सीमित साधन से संबंधित परिभाषाएं दी। इसमें आते हैं रॉबिन्सन, विक्सटीड, स्टीलर। अब अपने जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं निम्न में से किन अर्थशास्त्रियों से संबंधित है, फिर उनमें अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। या मान लीजिए दुर्लभता से संबंधित परिभाषा दे दी, फिर पूछ लेंगे कि इससे संबंधित जो अर्थशास्त्री है, इसके समर्थक जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन से हैं, फिर ऑप्शंस में इनके नाम दे दिए जाएंगे। तो अपने को ये नाम ध्यान रखने हैं कि कौन से नाम किस कैटेगरी में हैं। फिर दुर्लभता के बाद आए अपनी विकास संबंधी परिभाषा जो कि सैमुअल्सन ने दी थी, और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस सैमुअल्सन की परिभाषा को ही पूछा गया था। फिर उसके बाद अपने जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं उन्होंने आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा दी। ये भी पिछली बार के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि हैं जेके मेहता। फिर एक और जो परिभाषा है वो ज़्यादातर किताबों में नहीं मिलती, प्रचुरता संबंधी परिभाषा, ये दी थी एमजी बोकरे ने। इन्होंने भारतीय वेदों से अर्थशास्त्र की परिभाषा को निकाला है। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी हिंदू अर्थशास्त्र नाम से, उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को प्रचुरता संबंधी बताया है। अब इनका देखते हैं हम अलग अलग इनकी जो परिभाषाएं हैं। पहले धन संबंधी परिभाषाएं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को धन से संबंधित बताया है। तो अपने जो ऑप्शन आते हैं तो उसमें अपन देख लें कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं वो कौन से हैं, वो धन से संबंधित होंगे। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने धन, इसके अर्जन, वितरण एवं प्रयोग को अर्थशास्त्र में शामिल किया। मतलब जो धन है, धन की प्राप्ति कैसे होती है, धन का वितरण कैसे होता है, धन का प्रयोग कैसे होता है, इसी को उन्होंने अर्थशास्त्र में शामिल किया। इन्होंने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में आर्थिक मानव व उसकी क्रियाओं को शामिल किया। ये आर्थिक मानव का जो कॉन्सेप्ट है वो एडम स्मिथ ने दिया था। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति होते हैं मानव, वो जो भी काम करते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, वो किसी का भी भला नहीं देखते हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। जैसे डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है तो वो किस लिए करता है, अपनी कमाई के लिए। एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो भी कमाई के लिए ही, अपना जो खर्चा है उसको पूरा करने के लिए बच्चों को पढ़ाता है। तो सभी व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। तो इस मानव को एडम स्मिथ ने क्या कहा, आर्थिक मानव। अब एडम स्मिथ के अनुसार जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है वो है, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। तो नॉर्मल सी परिभाषा है एकदम। धन का विज्ञान किसने कहा अर्थशास्त्र को, एडम स्मिथ ने। फिर आगे चलें, रिकार्डो ने, देखो रिकार्डो जो अपनी थ्योरी देता है वो किससे देता है, वितरण से संबंधित देता है, वितरण का अर्थशास्त्र होता है। तो इसका मतलब ये है कि रिकार्डो ने धन के वितरण पर बल दिया, यानी कि रिकार्डो ने धन के उत्पादन एवं उपभोग के बजाय धन के वितरण पर बल दिया। यानी इन्होंने जो परिभाषा दी है वो धन के वितरण पर आधारित है, जबकि एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी थी वो क्या है, मनुष्य धन का उत्पादन व उपभोग कैसे करता है ये अर्थशास्त्र बताता है। यानी कि एडम स्मिथ ने तो ये बताया कि जो कोई व्यक्ति है वो धन का उत्पादन कैसे करता है और उसका उपभोग कैसे करता है, लेकिन रिकार्डो ने ये बताया कि धन का वितरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब अपने धन के वितरण से संबंधित परिभाषा आए तो हम बता सकते हैं कि ये रिकार्डो ने दी है। यानी अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या उत्पादित धन अथवा राष्ट्रीय आय को भूस्वामियों, श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में वितरण संबंधी नियमों को निर्धारित करना है।
यानी कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय है उनको वितरित कर दिया, जो भूमि के जो मालिक हैं उनमें, श्रमिकों में और पूंजीपतियों में। और इस पे जो आधारित नियम है वो क्या है? अर्थशास्त्र। फिर अपने दूसरे अर्थशास्त्री हैं सीनियर, उन्होंने बताया राजनीतिक अर्थशास्त्री का अध्ययन विषय सुख नहीं बल्कि धन है। तो जो राजनीतिक अर्थशास्त्री होते हैं उनके अध्ययन का जो विषय है वो सुख के बजाय क्या है? धन है। यानी कि अर्थशास्त्र को इन्होंने किससे संबंधित बताया है? धन से, सुख से संबंधित नहीं बताया। जेएस मिल है, उन्होंने बताया अर्थशास्त्र मानव से संबंधित धन का विज्ञान है। तो ये सभी अर्थशास्त्र को धन से संबंधित बताते हैं। अब देखते हैं इनके आलोचक। आलोचकों में कार्लाइल और रस्किन नाम के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र को कुबेर पूजा, घृण्य विज्ञान या दाल रोटी का विज्ञान कहा। अब ये मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र को कुबेर पूजा किसने कहा या घृण्य विज्ञान किसने कहा, दाल रोटी का विज्ञान किसने कहा, तो हम बता सकते हैं कार्लाइल व रस्किन ने बताया। अब इसके बाद जो दूसरी विचारधारा आती है वो आती है कल्याण संबंधी विचारधारा। कल्याण संबंधी विचारधारा का जनक हम मार्शल को मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले मार्शल ने ही अर्थशास्त्र को कल्याण से संबंधित किया। मार्शल व उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में धन के स्थान पर मानव कल्याण की विचारधारा शामिल की। ठीक है, मानव कल्याण को इन्होंने अर्थशास्त्र में शामिल किया। इसमें उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संबंध भौतिक कल्याण से है। मतलब अर्थशास्त्र में वे आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं जो मानव कल्याण करती हैं। अब इसमें परिभाषा देखते हैं हम। मार्शल की परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। अर्थशास्त्र धन विज्ञान के साथ साथ मानव कल्याण का शास्त्र है। ये एक सिंपल सी परिभाषा है। अब जो 2015 में जो परिभाषा आई थी, अर्थशास्त्र मनुष्य जाति के रोज़मर्रा के जीवन का अध्ययन है। यानी कि जो मनुष्य या मानव जो क्रियाएं करता है उसका ही अध्ययन का है अर्थशास्त्र है। ठीक है, ये मार्शल की ही दी हुई परिभाषाएं हैं। 2013 में पूछी गई थी। अर्थशास्त्र एक और तो धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। यानी कि जो मार्शल है वो अर्थशास्त्र को क्या बताते हैं? मनुष्य के अध्ययन का एक भाग, या मनुष्य के या मानव के रोज़मर्रा के जीवन का अध्ययन। फिर आती है पिगू की परिभाषा। पिगू ने बताया अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से आशय कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, मुद्रा के मापदंड से। यानी कि जिस कल्याण को अपन मुद्रा के मापदंड से संबंधित कर सकते हैं, है ना, वो क्या है? अर्थशास्त्र का भाग है। यानी कि यहाँ पर पिगू ने मानव कल्याण को मुद्रा से संबंधित किया है। फिर कैनन की परिभाषा है अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मानव का भौतिक कल्याण निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी किससे संबंधित होगी? कल्याण से। अब देखो हम ये सोचें कि भाई इतनी सारी परिभाषाएं हमें याद कैसे होंगी, तो ये परिभाषाएं हमें याद नहीं करनी, सिर्फ कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें याद करने होते हैं। जैसे मार्शल ने तो क्या बताया कि एक तो अर्थशास्त्र क्या है? कल्याण का शास्त्र है, और मनुष्य के रोज़मर्रा जीवन का अध्ययन है, या मनुष्य का अध्ययन है, अध्ययन का भाग है। ऐसे पिगू ने क्या बताया कि जो आर्थिक कल्याण है वो किससे संबंधित है? मुद्रा के मापदंड से संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही कैनन भी क्या बताया जाता है कि अर्थशास्त्र मानव के भौतिक कल्याण से संबंधित है।
फिर आते हैं अपने दुर्लभता संबंधी विचारधारा। इसमें रॉबिन्सन ने बताया कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला ऐसा विज्ञान है। अब देखो, मानव व्यवहार का अध्ययन मार्शल ने भी बताया था। अब उसी को लेते आगे बढ़ाते हुए रॉबिन्सन ने बताया कि मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला ऐसा विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। मतलब अर्थशास्त्र क्या बताता है कि जो मानव का व्यवहार है, अब वो व्यवहार कैसा व्यवहार कि मानव क्या करता है, अपने जो सीमित साधन हैं, अब उन सीमित साधनों के बहुत सारे प्रयोग भी हैं या वैकल्पिक उपयोग हैं, उनको अपने लक्ष्यों के साथ कैसे संबंधित करता है, उनमें कैसे संबंध स्थापित करता है। मतलब लक्ष्य क्या हो गए, जैसे उसकी आवश्यकताएं। बात यही होगी कि अपनी आवश्यकताएं तो असीमित हैं और जो साधन है वो सीमित हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग है। अब इनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करना है और उस सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो मानव व्यवहार करता है वही क्या है, अर्थशास्त्र है। फिर स्टिगलर ने बताया अर्थशास्त्र ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन है जो प्रतियोगी लक्ष्यों में सीमित साधनों का आवंटन करता है। अब यहाँ प्रतियोगी लक्ष्य क्या हो गए, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी असीमित आवश्यकताएं, वो अपने क्या हैं, प्रतियोगी लक्ष्य है। अब उनमें क्या करना है, अपने को सीमित साधनों का आवंटन करना है ना। जबकि आवंटन का उद्देश्य लक्ष्यों को अधिकतम रूप से प्राप्त करना है, यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं को अधिकतम रूप से संतुष्ट कर लें, इस प्रकार हम साधनों का आवंटन करें। इस चीज़ का जो अध्ययन करता है वो क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है। फिर आगे विक्सटीन ने भी दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिस पर समाज के साधनों को इस ढंग से नियंत्रित एवं प्रशासित किया जाता है कि समाज के लक्ष्यों को बिना क्षय के प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये भी वही बात बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो समाज के लक्ष्य हैं, यानी कि जो समाज की आवश्यकताएं हैं, उनको बिना क्षति पहुँचाए हम प्राप्त कर सकें। ये साधनों को इस ढंग से अपन नियंत्रित करें या प्रशासित करें कि अपने को समाज के जो लक्ष्य हैं वो बिना क्षति पहुँचाए प्राप्त हो सकें। तो इन वे जो सिद्धांत हैं वो अर्थशास्त्र है। ठीक है। फिर आती है विकास संबंधी परिभाषा, जो कि पिछली बार एग्जाम में पूछी गई थी। सैमुअल्सन ने समय तत्व को आधार बनाकर विकास संबंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसने आर्थिक अध्ययन की स्थिति के स्थान पर प्रावेगिक विचारधारा प्रस्तुत की। यानी कि सैमुअल्सन ने एक तो अपनी जो परिभाषा है उसमें समय तत्व को शामिल किया और विकास संबंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अब समय तत्व शामिल कर दिया तो इसकी जो परिभाषा है वो स्थैतिक के बजाय प्रावेगिक विचारधारा कहलाएगी। देखते हैं कैसे। सैमुअल्सन ने बताया कि अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि कैसे व्यक्ति और समाज मुद्रा सहित व मुद्रा के बिना दुर्लभ उत्पादक साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हैं उन्हें काम पर लगाने के बारे में और विभिन्न लोगों व समाज के वर्गों में वर्तमान और भविष्य में वितरित करने के बारे में चयन करते हैं। यानी कि सैमुअल्सन ने क्या बताया कि जो व्यक्ति हैं वो दुर्लभ उत्पादक साधनों को इस प्रकार से चयन करें, मतलब उन साधनों का इस प्रकार से चयन करें कि ये जो समाज के जो लोग हैं वर्तमान में और भविष्य में उन सब को इनका लाभ मिल सके, यानी कि उन सब की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। तो इसमें जो एक समय का गैप आया है वर्तमान और भविष्य के आधार पर, इसलिए इसको एक प्रावेगिक परिभाषा बताया गया है। फिर आती है अपनी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। ये भी एग्जाम में पूछी गई थी पिछली बार।
जेके मेहता ने ये परिभाषा दी है। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की अवस्था तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। देखो, पहले जो परिभाषाएं थी उनमें बताया गया था कि जो अर्थशास्त्र के नियम है उसके द्वारा मानव क्या करता है, सीमित साधनों को इस प्रकार से उपयोग करता है कि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। लेकिन यहाँ जेके मेहता ने ये बताया है कि अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद जो व्यक्ति हैं, जो मानव है, वो अपने माइंड को इस प्रकार सेट कर लेते हैं कि उनकी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि उनकी इच्छा ही विहीन हो जाती है। इच्छा विहीनता या आवश्यकता विहीनता, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि वो फिजूल खर्ची करना बंद कर देंगे या उन्हीं चीज़ों को ज़रूरी समझेंगे जो उनको आवश्यक हैं। ये जेके मेहता ने बताया। फिर आती है प्रचुरता संबंधी विचारधारा जो एमजी बोकरे ने दी है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र का जन्म भारतीय वेदों से हुआ है। इन्होंने हिंदू अर्थशास्त्र नामक अपनी पुस्तक में एक नया अर्थ चिंतन दिया है। जो भारतीय जो वेद हैं, प्राचीन वेद, उनमें जो अर्थशास्त्र के कुछ नियम वगैरह दिए हैं उनसे संबंधित बताया है एमजे बोकरे ने, यानी कि उनसे ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। और इन्होंने पुस्तक लिखी हिंदू अर्थशास्त्र नाम की। इन्होंने बताया हिंदू अर्थशास्त्र बाहुल्य का अर्थशास्त्र है। अर्थव्यवस्था की वह प्रक्रिया जो समाज को बाहुल्यता की ओर ले जाए तथा उन शक्तियों को दूर करे जो समाज में तथा अर्थव्यवस्था में सीमितता पैदा करे, वह हिंदू अर्थशास्त्र कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो परिभाषा दी है वो किसकी दी है? हिंदू अर्थशास्त्र की। इन्होंने हिंदू अर्थशास्त्र को प्रचुरता का शास्त्र बताया। अर्थशास्त्र में उन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जो सीमितता उत्पन्न करने वाली शक्तियों को हटाकर क्रमानुसार प्रचुरता की दशा उत्पन्न करती है। यानी कि इन्होंने बताया कि वे मानवीय क्रियाएं, मतलब अर्थशास्त्र उन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसमें जो ये सीमितता संबंधी जो भी समस्याएं हैं इनको दूर किया जाता है और प्रचुरता की दशा, प्रचुरता मतलब बहुत ज़्यादा की दशा उत्पन्न करती हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो मानवीय क्रियाएं हैं उनको क्या बताया है? अर्थशास्त्र बताया। अब कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे मार्क्स की परिभाषा है। उन्होंने बताया अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियमों की खोज करना है। बेनहम ने बताया अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोज़गार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। यानी बेनहम ने इसको रोज़गार और जीवन स्तर से संबंधित किया है, मार्क्स ने समाज की प्रगति से संबंधित किया है। जेकब वाइनर बताते हैं कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। ये परिभाषा सबसे मस्त है क्योंकि इसको आसानी से याद किया जा सकता है। ऐसी ही एक जैसे मुद्रा की परिभाषा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो यहाँ पर जेकब वाइनर ने बताया अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। बोल्डिंग ने बताया अर्थशास्त्र आर्थिक परिमाणों का वैज्ञानिक अध्ययन है। आर्थिक परिमाणों का वैज्ञानिक अध्ययन है। हिक्स ने बताया अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यावसायिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर इसने इसको उत्पादक साइड से यानी पूर्ति साइड से एक्सप्लेन किया है। तो ये होगी अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं।